समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों नमस्कार, मैं बजरंग पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आज विषय लेकर शहीद आजम भगत सिंह का। साथियों 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने हमारे युवा क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु को फांसी के फंदे पे लटका दिया था। साथियों भगत सिंह और उनके साथी फांसी के फंदे तक कैसे पहुंचे, इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालने के लिए मैं अपने साथी सुखरंजन नंदी को आमंत्रित करूंगा। साथियों यह वो पल है जिसके लिए इन जवानों ने जिया, कैसा भारत हो और भारत में लोग कैसे हों। तो आइए सुनते हैं साथी सुखरंजन नंदी से। हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों क्रांतिकारी को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पे चढ़ाया था और ये तीनों क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूमे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों हमारे जो वर्तमान में संसद है उस भवन में, असेंबली भवन बोला करते थे उसको, असेंबली भवन में बम फेंके थे और वो कह रहे थे कि ये जो बहरी सरकार है, इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। और उन्होंने जब बम फेंके थे असेंबली में, तब उन्होंने कुछ पर्चा भी फेंके थे और साथ में दो नारे लगाए थे। एक था इनकलाब जिंदाबाद, दूसरा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और ये जो इसलिए ये जो उस समय के अंग्रेज हुकूमत थे, कहावत है कि उनका सूरज कभी डूबता नहीं था, पूरे दुनिया के अंदर उनका राज था, पूरे दुनिया के अंदर उनका साम्राज्य था और वो अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश का भी शोषण कर रहे थे। इसलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने ये नारे लगाए थे कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और ये नारा जो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्ता ने उस समय 1928 में लगाए थे, वो नारा आज और ज्यादा प्रासंगिक है जब हम देखते हैं कि हमारे दुनिया में आज अमेरिका जैसे शक्तिशाली आर्थिक देश जो पूरे दुनिया के बाजार को कब्जा करने के लिए, अपनी लूट को जारी रखने के लिए, पूरे दुनिया के ऊपर अपना आधिपत्य बनाने के लिए अपना साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। खासतौर पे विकासशील देश, खासतौर पे तीसरी दुनिया के देशों में, और खासतौर पे जो समाजवादी मुल्क है, उन समाजवादी मुल्क जो साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने एक संघर्ष के एक परंपरा है, उस समाजवादी देशों के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ के रखे हैं। और जिस जगह पे वामपंथी सोच वाली सरकारें हैं जिस देशों में, उन देशों में भी वो दुश्मनीपूर्ण बर्ताव कर रहे, देशों के साथ दुश्मनीपूर्ण बर्ताव कर रहे हैं और तीसरी दुनिया के देशों पे अपना बाजार, अपना साम्राज्य कायम करने के लिए वो दबाव डाल रहे हैं ताकि उस अमेरिका के अंदर जो संकट है, आर्थिक संकट है, उस आर्थिक संकट का भार वो तीसरी दुनिया के देशों में देके उस संकट से वो निकलना चाहते हैं। इसीलिए आज जब हम भगत सिंह के शहादत दिवस मनाने की बात करते हैं या भगत सिंह के शहादत दिवस मनाएंगे, तो हमें साम्राज्यवाद विरोधी दिवस के रूप में भी हमें इस दिन को याद करने की जरूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति है, वो नया राष्ट्रपति किस तरीके से हमारे देश के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो शुल्क जो टैरिफ है, आयात पे जो शुल्क लगा के रखते हैं हमारे देश, ताकि हमारे देश में अमेरिका के सामान महंगा बिके
और हमारे देश के कारखाने में जो माल उत्पादन होते हैं वो माल सस्ता उसका कीमत हो और हमारे देश के अंदर उसका बाजार हो। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ युद्ध छेड़ के रखा है और वो ये दबाव डाल रहा है कि हमारे देश के अंदर जो शुल्क नीति है वो अमेरिका से जो आयात होने वाले वस्तुएं हैं उनके आयात शुल्क कम किया जाए और हमारी सरकार उनकी बातों को मान के अगर आयात शुल्क कम होगा अमेरिका से आने वाली वस्तुओं का तो इसका मतलब है उन सामानों के कीमत हमारे देश के अंदर जो सामान बन रहे हैं उससे सस्ता होंगे और जब उससे सस्ता होंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश के अंदर जो माल तैयार होकर जो बाजार में बिकते हैं वो माल नहीं बिकेंगे और जब हमारे माल नहीं बिकेंगे अमेरिका के माल बिकेंगे तो हमारे देश के जो कारखाने हैं जहाँ पे उत्पादन होते हैं वो बंद हो जाएंगे और जब वो बंद हो जाएंगे तो उस कारखानों के अंदर जो कर्मचारी जो मजदूर काम करते हैं वो और ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे देश में पहले से ही बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है। अब अगर ये आयात नीति अगर वो लागू होता है जो टैरिफ की बात अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं कि अगर शुल्क कम कीजिए और शुल्क कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और बढ़ने वाली है। तो वो जो नारा थे आज अगर वो जो नारा दिए थे भगत सिंह ने कि साम्राज्यवादी जो लुटेरे हैं साम्राज्यवाद की जो लूट का चेहरा है वो चेहरा आज और ज्यादा तीखा होके आ रहा है हमारी दुनिया के सामने। क्योंकि हम जानते हैं कि आज दुनिया में जो समाजवादी खेमा था उस समाजवादी खेमा मुख्य रूप से रसिया के नेतृत्व में था और रसिया के विघटन के बाद 1990-91 में रसिया के समाजवादी समाज के विघटन के बाद अमेरिका पूरी तरीके से पूरे दुनिया के अंदर अपनी दादागिरी थोपने का काम कर रहा है और इसीलिए आज हमें उन अमेरिका की ये जो चेहरा है उस चेहरा को समझने की जरूरत है और उसके खिलाफ अपने को भगत सिंह के शहादत दिवस अगर हम बना रहे हैं तो अमेरिका विरोधी साम्राज्यवाद विरोधी दिवस के रूप में भी हमें बनाना चाहिए। सिर्फ भगत सिंह को याद करना वो काफी नहीं है। भगत सिंह को हम याद इसलिए नहीं करते हैं कि वो उन्होंने क्या पहनते थे कपड़े किस तरीके से जीवन बिताते थे वो इसलिए हम भगत सिंह को याद नहीं करते हैं। भगत सिंह को हम इसलिए याद करते हैं कि भगत सिंह की जो विचार थे भगत सिंह के जो संघर्ष थे भगत सिंह जिस सिद्धांत और वसूलों को समाज में कायम करना चाहते थे लागू करना चाहते थे उस विचारों के बारे को लेकर हम भगत सिंह को याद करते हैं। तो भगत सिंह को याद करने का मतलब है हम साम्राज्यवाद के खिलाफ जो संघर्ष है उस संघर्ष को भी हमें याद करना है। साम्राज्यवाद के खिलाफ पूरे दुनिया के अंदर जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के साथ एकजुटता कायम करना भी भगत सिंह को याद करने के का ही एक रास्ता है। दूसरी बात आजादी की लड़ाई में हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे हिस्से थे। अहिंसा के रास्ते पे भी आजादी की लड़ाई चलते थे। बहुत क्रांतिकारी लोग भी थे नौजवानों का जो हथियारबंद होकर लड़ाई लड़ते थे आजादी के लिए। सवाल यह है कि आजादी भगत सिंह की जो संघर्ष है आजादी के लिए जो लड़ाई है वो लड़ाई सिर्फ हमारे देश को अंग्रेजों से की गुलामी के जंजीर से निकालना या उनको मुक्त करना नहीं था। वहां तक मुक्त करने के लिए तो अहिंसा के रास्ते पे जो लोग लड़ रहे थे आजादी के लिए वो लोगों का काम था ये कि अंग्रेजी हुकूमत से देश को गुलाम करना है। लेकिन अंग्रेजों के जगह पे सत्ता में कौन रहेगा अंग्रेजों के जगह पे सत्ता में किनको बैठाएगा। तो भगत सिंह का मानना यह था कि घोड़े तो चले जाएंगे हम अगर लड़ेंगे तो घोड़े से हम आजादी मिल जाएगी लेकिन घोड़े से आजादी मिलने के बाद जो इस देश के लोग हैं बड़े लोग हैं क्या उनके लूट से हमारे देश को आजादी मिलेगी। सवाल ये था। तो भगत सिंह जो आजादी के सपने देखते थे वो शोषण विहीन एक समाज की स्थापना की वो सपना देखते थे। एक लूट इंसान द्वारा इंसान का जो शोषण है इंसान द्वारा इंसान के ऊपर जो अत्याचार है सामाजिक भेदभाव है उसके खिलाफ एक समतावादी एक समानतावादी समाज कायम करना भगत सिंह का लक्ष्य था। लेकिन जो अहिंसा के रास्ते पे जो लोग आंदोलन चला रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों के हुकूमत से हमारे देश को आजाद करना तक ही सीमित था। उनका लक्ष्य
एक समतावादी समाज कायम करना नहीं था। उनका लक्ष्य था कि अंग्रेज चला जाए यहाँ से। अंग्रेज के कारण हमारे देश के अंदर पूंजीपति लोग, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का कारखाना नहीं बन पा रहा है, हमारे देश के अंदर पूंजीवाद का विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे देश को अंग्रेजों से अगर अलग किया जाएगा तो हमारे देश के अंदर पूंजीवाद का विकास होगा, हमारे देश के पूंजीपति कारखाना लगाएंगे, वो फिर मजदूरों का, गरीबों का शोषण करेंगे, खून चूसेंगे। तो उनकी आजादी और भगत सिंह की आजादी, ये दोनों में ये बुनियादी अंतर है कि जो अहिंसा के रास्ते पे जो आजादी मांग रहे थे, वो इसलिए अहिंसा के रास्ते पे जाना चाहते थे कि वो चाहते थे कि अगर हिंसा के रास्ते पे जाएंगे तो आजादी के बाद मजदूर फिर मालिकों के खिलाफ भी हिंसा में क्रांति के लिए उतर आ सकते हैं। तो ये डर भी था कि मजदूर कहीं क्रांति के लिए बगावत ना कर दे मालिकों के खिलाफ। तो इसलिए वो हिंसा या वो जो आक्रामक लड़ाई था, संघर्ष था, वो ये आक्रामक लड़ाई, ये संघर्ष वो नहीं चाहते थे। इसलिए वो अहिंसा के रास्ते अपनाए थे कि अहिंसा के रास्ते पे वो गरीबों को, वो मजदूरों को, वो किसानों की वो जो बगावत की जो तेवर है, वो तेवर को रोका जा सके। हम जानते हैं चौड़ी चौड़ा कांड में जब किसानों ने उग्र हुए थे, आंदोलन किए थे, तब वो आंदोलन को किन्होंने वापस लिए थे। तो हम ये, हमारा ये है कि भगत सिंह की आजादी की जो सपना था, भगत सिंह जो आजादी चाहते थे और अहिंसा के रास्ते पे जो लोग आजादी चाहते थे, उनमें बुनियादी अंतर यही है कि भगत सिंह देश को लूट खसोट, शोषण, अत्याचार के खिलाफ एक समतावादी समाज निर्माण के लिए आजादी चाहते थे, और जो अहिंसा के रास्ते पे आजादी चाहते थे वो सिर्फ अंग्रेजों को यहाँ से भगा के यहाँ के पूंजीपतियों की राज कायम हो, इसलिए आजादी चाहते थे। तो दोनों की आजादी में ये बुनियादी अंतर था और वो अभी भी है। भगत सिंह ने हमारे देश के नौजवानों का संगठन बनाया था, नौजवान भारत सभा बोल के, और वो जो नौजवान भारत सभा संगठन का गठन भगत सिंह के नेतृत्व में हुआ था, वो सिर्फ हमारे देश के अंदर ही नौजवानों का पहला संगठन नहीं है, बल्कि वो जो संगठन था, वो संगठन पूरे एशिया के अंदर सबसे पहले नौजवानों का संगठन था। उसके पहले किसी ने भी एशिया के अंदर किसी भी नौजवानों को संगठन का गठन नहीं किया था। तो भगत सिंह का ये श्रेय था, क्योंकि भगत सिंह जानता था कि ये जो समाज बदलने का जो काम है, ये अकेला या दो चार लोगों का काम नहीं है, ये इसमें जनता की भागीदारी होना जरूरी है, और इसीलिए वो नौजवानों को संगठित किया था। और जब बाद में हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक एसोसिएशन का गठन हुआ था, और जब भगत सिंह रसिया के अंदर जो समाजवादी क्रांति हुई थी 1917 में लेनिन के नेतृत्व में, उस समाजवादी क्रांति से भगत सिंह प्रभावित हुआ था, और प्रभावित होने के बाद भगत सिंह ने वो जो संगठन था हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक एसोसिएशन, उसके साथ उन्होंने सोशलिस्ट शब्दों को जोड़ा था, और उसके बाद उस संगठन का नाम हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट प्रजातांत्रिक एसोसिएशन। तो भगत सिंह समाजवादी समाज कायम करना चाहते थे। भगत सिंह का सपना था कि इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे, कोई आपके मजदूरों का शोषण नहीं होगा। तो भगत सिंह का ये सपना था। और आज जब हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं, भगत सिंह के शहादत दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, तो आज हमारे देश में हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर एक राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पर लोगों के अंदर विभाजन पैदा किए जा रहे हैं। धर्म के नाम पर जो गरीब मेहनतकश लोग हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उनकी एकता में फूट डालने की काम हो रहा है, और ये सब धर्म के नाम पे किया जा रहा है हमारे समाज में। लेकिन भगत सिंह ने एक पुस्तिका लिखे हैं, उस पुस्तिका का नाम है मैं नास्तिक क्यों। उस पुस्तिका में उन्होंने बताया है कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक है। और वो नास्तिक इसलिए नहीं है कि उनके अंदर कोई घमंड या अहंकार है, बल्कि वो नास्तिक इसलिए है, उन्होंने कहा कि जिस भगवान इन लाखों करोड़ों गरीबों के दुख और पीड़ा को देख के उनके दिल में दुख नहीं होता है, उनका दिल अभी भी पत्थर दिल बना हुआ है, तो ऐसे भगवान को पूछ के, ऐसे भगवान को मान के मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान इतना निर्दयी है
कि वो गरीबों को देख के भी वो उनका दिल पिघलता नहीं है। तो इसीलिए ये धर्म में लिखा हुआ है कि ये जो गरीब लोग हैं, इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो दुख है, ये पूर्व जन्म के पापों का नतीजा है। तो भगत सिंह ने कहा कि ये बात कोई विश्वास के लायक नहीं है, ये बात कोई तार्किक अतार्किक है, ये बात कोई तार्किक नहीं है। और इसलिए उन्होंने बोला कि मैं धर्म को नहीं मानता हूं, मैं नास्तिक हूं और मैं नास्तिक रह गई गरीबों के लिए काम करूंगा। उनके ऊपर यह भी आरोप था कि भगत सिंह आतंकवादी है करके। तो उन्होंने लिखा है पुस्तक में, मैं आतंकवादी नहीं क्रांतिकारी हूँ। भगत सिंह ने ये कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मेरा काम आतंक पैदा करना समाज के अंदर नहीं है, मैं क्रांतिकारी हूँ और मैं क्रांतिकारी हूँ इस समाज बदलने के लिए। उन्होंने कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होता है, क्रांति होता है विचारधारा के तलवार को सान करके ही क्रांति किया जा सकता है। इसलिए भगत सिंह विचारधारा पे ज्यादा जोर देते थे। भगत सिंह जो कुर्बानी किए हैं, जो उन्होंने शहीद हुए, वो भी बिना विचारधारा का कोई इतना बड़ा कदम, अपने जिंदगी के बारे में इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता है अगर विचारधारात्मक रूप से वो कमजोर होगा। तो भगत सिंह वैचारिक रूप से बहुत मजबूत था, इसीलिए वो अपने जान को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार थे और समाज में एक आदर्श स्थापित करके गया कि जिस मकसद के लिए आप उतरे हो, उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको अंतिम छोर तक जाना पड़े तो आपको अंतिम छोर तक जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो समाज के जो नौजवान हैं, उन नौजवानों के अंदर एक आदर्श होता है, लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, नौजवानों को एकदम आदर्श विहीन, विचारधारा विहीन तैयार करने के एक साजिश हमारे शोषण पर कर रहे हैं, ताकि नौजवानों के अंदर ये जो विचारधारा है, ये जो आदर्श है, वो आदर्श के लिए नौजवान ना जिए, वो आदर्श के लिए नौजवान मर मिटने के लिए तैयार ना हो। नौजवान सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, अपने कैरियर के बारे में सोचे, अपने भविष्य के बारे में सोचे और नौजवानों को व्यक्ति केंद्रित बनाने की एक सुनियोजित साजिश हमारे समाज के अंदर चल रहा है। और अगर ये इस तरीके से चलेगा तो समाज भविष्य में, ये समाज पूरी तरीके से पंगु हो जाने का एक खतरा है। हमारे देश के भविष्य के सामने एक चुनौती है कि ये जो आदर्श विहीन एक समाज निर्माण का साजिश चलाया जा रहा है हमारे शासक वर्ग द्वारा, ये आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। आखिरी में जो बात है वो ये है कि भगत सिंह हमारे लिए आदर्श है। आदर्श इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक विचारधारा के लिए अपनी जीवन को कुर्बान किए हैं। अगर वो विचारधारा क्या था, अगर हम देखेंगे भगत सिंह जब उनके आखिरी दिन थे, मतलब 23 मार्च को भी जब उनको फांसी के फंदे में ले जाने का समय आ गया था, तब भी वो पुस्तक पढ़ रहे थे। लेनिन के लिखा हुआ एक पुस्तक था, उस पुस्तक को वो अध्ययन कर रहे थे और वो जो अध्ययन था, वो जो अध्ययन वो करते थे राजनीति के बारे में, दर्शन के बारे में, वो अध्ययन ही उसको मजबूत बनाया, वैचारिक रूप से उनको मजबूत किया। और वैचारिक रूप से मजबूत होने के बाद ही वो इस तरीके के एक कदम वो ले सकते थे। ये कोई दुस्साहसिक बात के शिकार भगत सिंह नहीं थे, जैसे कि समाज के कुछ लोगों का कहना है कि भगत सिंह जो है अति दुस्साहसिकता के शिकार थे। ये दुस्साहसिकता का शिकार भगत सिंह नहीं थे, बल्कि भगत सिंह अपने जानबूझ के कुर्बानी दी है ताकि समाज में एक संदेश वो दे सके। और हम देखें कि जब उनके केस मुकदमे चल रहे थे तो मुकदमा में उन्होंने किस तरीके से अपने विचारों को जनता के बीच में प्रसार और प्रचार करने के लिए उस मुकदमा को, कोर्ट को, न्यायालय को उन्होंने उपयोग किए। तो उनके जो विचार थे, जो समाजवादी विचार थे, जो एक समानतावादी विचार थे, जिस विचार का उस समय कोई प्रचार प्रसार नहीं होते थे, तो भगत सिंह ने उस विचार का, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोर्ट का उपयोग किया। और उनका जो टीम था, उस टीम का भी यही समझदारी था कि भगत सिंह इस काम को बेहतर कर सकता। और ये वहां पे जो तर्क हुए थे उनके टीम के बीच में कि कौन जाएगा बम फेंकने के लिए, तो इस काम के लिए भगत सिंह खुद तैयार हुआ था और खुद ही बोला था कि वो खुद स्वयं तैयार है असेंबली के अंदर बम फेंकने के लिए, और उसके बाद जो भी परिणाम होगा उस परिणाम को भुगतने के लिए वो तैयार थे। तो ये था उनके अंदर एक जज्बात हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति। ऐसे
बहुत लोग अभी कहते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह के फांसी से भगत सिंह बच सकते थे, लेकिन सवाल यह है कि गांधी जी की बात तो बहुत दूर की बात है। गांधी जी क्या करते नहीं करते, गांधी जी खुद भी भगत सिंह के साथ विचारों के साथ असहमत थे। गांधी जी तो अहिंसा के रास्ते पे चलते थे, भगत सिंह तो अलग रास्ते पे थे। तो गांधी जी और भगत सिंह के विचारों में कोई मेल नहीं खाता था। लेकिन सवाल यह है कि भगत सिंह के पिताजी भी भगत सिंह को बोले थे कि माफीनामा लिख के देने के लिए, लेकिन भगत सिंह ने अपने पिताजी को बोला कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने देश के लिए काम किया हूँ, और अगर मैं गलत काम करता तो गलत काम करने के लिए माफी मांगा जाता है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे फांसी चढ़ना पसंद है, लेकिन माफीनामा लिख के देना मुझे पसंद नहीं है और मैं वो कतई करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो भगत सिंह ऐसे थे। तो सवाल, गांधी जी माफी बोलते तो उनका फांसी से वो बच जाते, लेकिन क्या वो अगर गांधी जी बोलते और भगत सिंह का फांसी से अगर भगत सिंह बच जाते तो क्या वो भगत सिंह खुद अपने आप को माफ कर सकते थे क्या? तो सवाल ये है कि जो व्यक्ति एक आदर्श के लिए, एक उद्देश्य के लिए, जो व्यक्ति खुद अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए कौन माफी मांग रहा है, कौन लिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम आज के दौर में ये बात इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे समाज में भी ऐसे कुछ स्वतंत्रता सेनानी है जो माफीनामा लिख के सिर्फ जेल से बाहर हुए हैं, जिनको वीर बोला जा रहा है, वीर बोल के संबोधित किया जा रहा है। ऐसे माफीनामा लोग भी हमारे देश के अंदर वीर के उपाधि लेके घूम रहे हैं। तो इसलिए ये बात को याद रखना चाहिए कि जिसने अपने पूरी जीवन दे दिए हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए और अंग्रेजों से छुटकारा, गुलामी से देश को बचाने के लिए और देश के अंदर एक समतावादी समाज कायम करने के लिए, ऐसे आदर्श हमारे लिए आदर्श हो सकता है। वो आदर्श नहीं हो सकता है जो जेल के कुछ साल की कारावास से बचने के लिए वो माफीनामा लिख के जेल के बाहर आए, वो हमारे लिए आदर्श कतई नहीं हो सकता। हमारे लिए आदर्श भगत सिंह ही रहेंगे। हम भगत सिंह को याद करेंगे, लेकिन भगत सिंह के याद करने के साथ साथ हम भगत सिंह के वो दो जो नारा थे, वो दो नारे को हर समय याद करेंगे कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और ये दो नारा जब तक पूरा नहीं हो जाते, इनकलाब जब तक पूरी नहीं हो जाती है, समाज क्रांति जब तक पूरी नहीं हो जाती और समाजवाद को जब तक खत्म नहीं किया जाता है, तब तक भगत सिंह हमारे दिल में रहेंगे, हमारे मन में रहेंगे और हमारे सपने में भी रहेंगे, क्योंकि हम उनके सपना को पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको हमारा यह विषय निश्चित ही पसंद आया होगा। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।